पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में। यानी अब पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होगी, सिर्फ एसटी और एससी नहीं, ओबीसी वर्ग के लिए भी अब कास्ट सेंसस होगा। 1931 में हुआ था, इससे पहले अब 94 साल के बाद देश में जाति आधारित जनगणना होगी। राहुल गांधी का यह बयान आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये तो करना ही पड़ेगा और हमने करवाया, लेकिन बीजेपी से अब अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इसी पर करेंगे आज की तफसीली चर्चा। मेरे साथ चर्चा में फिलहाल मौजूद है डॉक्टर शिवानंद, स्पोकपर्सन कांग्रेस पार्टी। शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद मजहरुद्दीन हमारे साथ जुड़ेंगे एज ए सीनियर जर्नलिस्ट। अशोक कुमार, चेयरमैन ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, ये भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा का आगाज डॉक्टर शिवानंद जी आप ही से करते हैं। बीजेपी इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रही है अपना। बीजेपी के नेता इस फैसले का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही थी, फैसला तो हमने लिया है। मैं पहले सब भारतीय 140 करोड़ जनता को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी बात, महात्मा बसवेश्वर जयंती महाअनुभव मंडप का महान जातीय इसके ऊपर महात्मा बसवेश्वर के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 140 करोड़ समाज के लिए मैं लिंगायत हूँ, लिंगायत समाज, हिंदू लिंगायत हूँ। पूरा लिंगायत समाज को मेरे तरफ से और पूरा भारतीय को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, जातीय जनगणना आज महात्मा बसवेश्वर जयंती के अवसर पर हमारा नेता राहुल गांधी जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक उन्होंने 4,500 किलोमीटर चले। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, फार्मर सबके बात सुनने के बाद जातीय जनगणना हमने 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने हमारा मैनिफेस्टो में रखा था, जातीय जनगणना हम करके ही रहेंगे, किसी भी हालत में हम छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट हाउस में आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने एलओपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर बनने के बाद बार बार जातीय जनगणना मुद्दा हमने रखा है। आज हम पूरा कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ जनता का जीत है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी शुभकामना देता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करेंगे और ब्लूप्रिंट के नाते तेलंगाना राज्य और बिहार स्टेट और तेलंगाना स्टेट, ये दोनों का भी ब्लूप्रिंट के माध्यम से वो लोग हिस्सा लेंगे। उनका जिक्र करना चाहिए, उनके सहमति लेके। और पूरा इंडिया गठबंधन, हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, दूसरी बात नाना पटोले जी, इंडिया गठबंधन का हमारा नेता अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सब जितना इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी, सबका बहुत 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 शुभकामना है। और हमारा जीत आज हुआ है, हमको सार्थक हुआ है। और हम जीत का क्रेडिट तो बीजेपी ले रही है ना। बीजेपी कह रहे हैं कि फैसला हमने लिया है। नहीं, 50% का दीवार हमने तोड़ दिया। अभी एससी, एसटी, ओबीसी सबको, माइनॉरिटी के सबको, गरीब, दलित, पिछड़ों को न्याय मिलेगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का हमेशा मिसयूज किया। एक भी सेंट्रल में 11 साल में नरेंद्र मोदी जी कभी भी जाति जनगणना का विरोध करते थे, आरएसएस विरोध करते थे, हमेशा विरोध करते थे। इतना बड़े बड़े ऑफिसर जो बैठे, एक भी ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, गरीब, दलित, पिछड़ों नहीं है। आज सबका जीत हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी, हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरी दीदी हमारा नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पवन खेड़ा जी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन, मद्रास स्टालिन सर हो, सबको। और कर्नाटका में भी हमने जातीय जनगणना का हमने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। इस वजह से सबको साथ लेके हमको चलना है और उसमें टाइम पीरियड चाहिए। सिर्फ आज
गुमराह करने के लिए नहीं चाहिए। हमको तेलंगाना और कर्नाटका का आप खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, संविधान का ठीक है, कर्नाटक बिल्कुल कर्नाटक का और तेलंगाना का आप जिक्र कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी अपने उस शिवाजी महाराज की जय हो, क्योंकि हमने सब समाज का इस संविधान की जीत हुआ है। हमारा नेता राहुल गांधी जी हमेशा संविधान का जिक्र किया और पार्लियामेंट हाउस में हमेशा गाली खाया, धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया। यही जो ठाकुर है, जो हिमाचल के बीजेपी का नेता, उन्होंने खुद राहुल गांधी को आपका जाति क्या है ये पूछा, उसको अखिलेश यादव ने और तेजस्वी यादव ने टंके के साथ आंसर दिया, डिम्पल भाभी ने आंसर दिया। और जिस तरह से हमारा नेता राहुल गांधी जी जान से ऊपर जाके समाज के लिए, समाज के बात उन्होंने रखा है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको समान हक, 50% दीवार हमने तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी का 2 दिन ये ऐतिहासिक जीत हो गई आपकी, मान लिया मैंने। मैं ये जानना चाह रहा हूं और व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे हैं कि तेलंगाना और कर्नाटका में जब आपने कास्ट सेंसस कर लिया है तो उसके बाद वहां पर ये कौन सी बड़ी क्रांति, कौन से बड़े फैसले ले लिए अब तक कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी और जाति जनगणना का बहुत बड़ा जीत हुआ। हमारे नेता का, भावी पंतप्रधान राहुल गांधी जी का जीत हुआ है। सर्वसामान्य कार्यकर्ता को जीत हुआ है। SC, ST, OBC, SC, माइनॉरिटी, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी सबका जीत हुआ है। इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं। आज महात्मा बसवेश्वर जयंती के दिन हमको बहुत खुशी हुआ, राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा जीत हुआ। शिवानंद जी, आपने अपनी पूरी बात रखी। अब एक सवाल और लेता हूं मैं यहां पर। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी इस पर राजनीति कर रही थी। पवन खेड़ा का भी जो पहला रिएक्शन आया वो ये उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि तो कांग्रेस का कार्ड था, यानी आप इसे एज ए कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, गरीबों की या दबे कुचले लोगों की आवाज। हमारे नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर हमेशा बोलते थे कि गौर, गरीब, दलित, SC, ST, OBC, एक भी IAS मिनिस्ट्री, महिला आरक्षण, OBC आरक्षण, वो भी हम पीछे नहीं रहेंगे। सबको साथ लेके हम चलेंगे। तो कभी भी बताइए ना, पवन खेड़ा इसे कार्ड क्यों कह रहे थे? फिर कूटनीति करता था। SC, ST जाति के ऊपर धमकी देना, जाति के ऊपर आज भी भेदभाव करते हैं। हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखिए, वो सेम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे दिखते हैं। आज के 2025 का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, उनके नेतृत्व में, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये आरक्षण का जाति जनगणना हुआ। युवा युवती को अच्छा मैसेज जाएगा। गौर, गरीब, दलित। शिवानंद जी, आपकी पार्टी के नेता, आप चेहरे मिला लीजिए। मैं एक जानना चाह रहा हूं कि फिर पवन खेड़ा क्यों कह रहे थे कि तो हमारा कार्ड था, यानी अब ये कार्ड छीन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एज ए कार्ड आप इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो कह रहे हैं अमित शाह। पार्टी का मैनिफेस्टो में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में जाति जनगणना का हमने जिक्र किया था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 100% जिक्र किया था। गाली खाया, धमकी, जान से भी ऊपर जाके हमारा नेता राहुल गांधी जी ने ये बात रखा है। और संविधान का जीत है, और संविधान में जो मैंने आपसे हमारा जीत है सर। ठीक है, आपको शिवानंद जी बहुत टाइम दिया मैंने, आपने मजबूती से अपनी पूरी बात रखी। राहुल भी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सर दूसरी एक बात जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया है। और भारत सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी को हमने सपोर्ट नहीं किया, केंद्र सरकार को सपोर्ट किया। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली उस पर फैसला भी लिया जाएगा बहुत जल्द, उम्मीद नहीं है। क्योंकि राहुल आपके पास आ रहा हूं मैं। राहुल आनंद, जिस तरह से अब शिवानंद जी की पूरी बात आपने सुनी होगी, पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में था, हम जमीन पर इसके लिए लड़े हैं। जो पार्टी पहले कहा करती थी कि हम इसके समर्थन में नहीं है, बल्कि वो कोट कर रहे हैं पीएम मोदी को भी, जो वो कह रहे हैं कि देश में विभाजन करना चाहती कांग्रेस पार्टी, इसलिए जातिगत जनगणना की बात करती। लेकिन क्या अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है, या कांग्रेस का और विपक्ष का दबाव इतना ज्यादा था? इस चर्चे की शुरुआत करने से पहले एक दिनकर की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, उसका लाइन आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रसिद्ध अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक,
वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के अपने भाई को सुन रहा था, वो जिस तरह से अपना कविता का पाठ कर रहे थे, उनके कविता में यही दिख रहा था कि जो हमारा विपक्ष है, जो देश का जो प्रतिपक्ष का नेता है, कितना डरा, कितना सहमा है। लेकिन वो कभी इस बात को नहीं कर पाता कि अभिव्यक्ति का आजादी और इस तरह की वो बातें जब वो करता है, उस समय उसके जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं। देखिए, ये जाति जनगणना का जहां तक प्रश्न उठता है, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को कर दिखाया, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को करने की। आज जो लगातार इस बातों को कह रहे थे, वो कैसे कराएगी इसके बारे में स्पष्ट किया है कि जब हम सर्वे करेंगे तो उस समय गणना भी करा लेंगे। लेकिन जब हम इसका प्रतिकार करते थे तो उस वक्त इसके पीछे क्या मंशा होती थी, ये भी जानना जरूरी है आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, कि हर वक्त कांग्रेस हर वक्त जाति की राजनीति कर हिंदुओं को तोड़ती थी और हम हमेशा हिंदुओं को यूनाइट करने की बात करते थे। देखिए, इससे क्या फायदे होने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कराया तो जरूर, देश में नहीं करा पाई, लेकिन जब अपने कुछ राज्यों में कराया तो उसके रिपोर्ट को उसने सार्वजनिक नहीं किया और लास्ट में यह कहा कि इसमें कुछ त्रुटि हो गई है। अगर इस अपनी विषय की बात करें तो यह बिल्कुल सत्य है कि जो योजनाएं बनेंगी उसकी क्रियान्वयन करने में जो सुविधाएं मिलेंगी, जो जन जन तक पहुंचने की बातें होंगी और जो वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रथम अध्याय है ये। दूसरी बात मैं करूं कि आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर कुछ अवैध रूप से प्रवासी लोग उपस्थित है हमारे देश के अंदर, उनको भी निकालने में पता चलेगा कि कौन अवैध रूप से हमारे देश में बैठा है। आप आज के पहले ऐसी कभी स्थिति नहीं थी। आज जानकर यह आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में 5 लाख पाकिस्तानी पत्नियां हैं। ये तब हुआ जब पहलगाम इस तरह की घटना घटी और इच्छा शक्ति सरकार की थी कि हमको हटाना है और निकालना है, तो जाकर ये पता चला। क्या बात कर रहे हैं राहुल, अब पता चला? ये तो कोई तुक बनता ही नहीं है ना। वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं, वहां के डीसी को नहीं पता, डीएम को नहीं पता। किस तरह से पॉसिबल होता है ये? जी देखिए, आपने जो कहा ना, ये देश के सामने नहीं पता था। हमें तो पता था, सरकार को पता था, लेकिन देश इस चीज को नहीं जानता था, क्योंकि जब भी हम इस बात को कहते थे तो ये बात लगातार कहते थे कि अवैध रूप से जो हमारे यहाँ जो प्रवासी हैं उनको निकालना जरूरी है। इसलिए जब हमने एनपीआर और सीएए लाने की बात की थी तो कांग्रेस ने ही प्रतिकार किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि इनको जो एक वोट बैंक, जो अल्पसंख्यक कहकर जो वोट बैंक का एक भौकाल खड़ा कर रखा था, उस चीज को केंद्र की सरकार ने तोड़ दिया। देखिए, यहाँ एक चीज और समझने की बातें होंगी कि जो हमारे कांग्रेस के भाई इस बातों को कह रहे थे कि पहलगाम को लेकर बातें कर रहे थे, आज आपको पहलगाम क्यों दिखा? मुर्शिदाबाद क्यों नहीं दिख रहा है? आज जो मुर्शिदाबाद है वो डाइवर्ट नहीं होगा अपने टॉपिक से। हाँ, एक साल से मणिपुर चल रहे हैं। क्या बात संबल में देखो, बता रहा हूं, शिवानंद जी, क्या बात है? 56 इंच छाती लेके क्या कर रहे हैं? ऐसे बात नहीं होगी शिवानंद जी। उन्होंने उधर से आया और सब इंडिया गठबंधन लोगों को बुलाया, अपोजिशन लीडर। शिवानंद जी, जो आपके सवाल होंगे वो मैं पूछ लूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। इस तरह से मैं बातचीत में आगे नहीं बढ़ूंगा। राहुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का बयान है कि जो लोग सोने के चम्मच में खाते हैं वो जाति आधारित जनगणना की बात करके देश में विभाजन करना चाहते हैं। नित्यानंद रॉय, आप ही के सांसद, संसद में खड़े होकर कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है सरकार का। तमाम वो बयान आते हैं, उसके बाद अब ये फैसला लिया जाता है। तो यही समझा जाएगा ना कांग्रेस के दबाव में लिया गया ये फैसला, क्योंकि अब तक आपके इरादे नहीं थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा, चर्चा में ही इस बात को कहा कि जो तोड़ने की कोशिश करते थे उस समय वो समय सही नहीं था कि जब जातीय जनगणना कराई जा सकती थी। ये राष्ट्रीय चैनल पे भी हमारे नेताओं ने इस बात को कहा है। लेकिन अभी जो जरूरत है वो जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें अपने लोगों को चिन्हित करना है। जो एक लगातार जो एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है हमारे विपक्ष के द्वारा, उसमें भी इस चीज को पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है और कितनी किसको भागीदारी मिलेगी। तो ये आरोप तो राहुल कांग्रेस पे लगा रहे थे ना कि वो ये जानना चाहते हैं, देश को विभाजन की राह पर लेकर जाना चाहते हैं, वो जातियों में बांटना चाहते हैं। ये आरोप उन पर लगा रहे थे। बात करो कि अब हम भी जानना चाहते हैं भाई किस समाज के कितने लोग हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमने कांग्रेस पे आरोप लगाया था, क्योंकि कांग्रेस हर वक्त कहती थी कि कितने लोग किस जाति के हैं, जरा इस चीज को बताना।
जबकि देश का प्रतिपक्ष का नेता अगर इस तरह की बातें करे तो कहीं ना कहीं वो उसकी प्रतिकार होनी चाहिए। लेकिन जब उचित समय आता है तो डिसीजन लेना चाहिए, यह सरकार का दायित्व बनता है। देखिए 70 साल से कांग्रेस शासन में थी तो उसने क्यों नहीं कराया, पहली बात। दूसरी बात कि इनको पता था कि कोई एक ही आदमी कर सकता है, वो मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि असंभव को संभव करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, इन्होंने कराया। आपने स्वयं इस प्रश्न को पूछा कि जब आपने कर्नाटका में कराया तो आपने क्या ऐसा ला कर दे दिया, जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने तो उसका आंकड़े को सार्वजनिक ही नहीं किया था। देखिए यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो जो योजनाएं बनेंगी उसके क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी, दूसरी कि किस जाति के कितने लोग हैं इसके आधार पर आरक्षण का रिविजन किया जा सकता है, तीसरा राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है, चौथा जो नौकरियां देने की जो बातें उत्पन्न होती है, जहां असमंजस की स्थिति पैदा होती है, उसको ठीक करने में सहायता मिलेगी। और जो छूटे हुए वर्ग हैं जिसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका है, जो एकाध होंगे 1% उनको जोड़ने में भी सहायता प्राप्त होगी। देखिए यहाँ आपका जितना स्टेटमेंट सुनाना राहुल मैंने वो सारा का सारा वही है जो राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना है, तमाम वही बयान जो है वो उसी तरीके से आपका ये पूरा जो है वो स्टेटमेंट आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। अब पवन खेड़ा का ये आरोप भी आ रहा है कि जब राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन लगा दो तब आपने इंतजार किया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया और देश में इतनी बड़ी महामारी फैली। राहुल गांधी 3 साल से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा लो, अब आप उस फैसले पर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी की बात आप मानते तो हैं लेकिन देर से मानते हैं, तब तक नुकसान ज्यादा हो चुका होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश की जो आत्मा है सदन में, विपक्ष की आत्मा सदन में विराजमान होती है, लेकिन सदन की जो गरिमा होती है, मैं आपको बता दूं, आप लॉकडाउन की चर्चा कर रहे थे तो लॉकडाउन में जब मौतें हो रही थी, जब घटना घट रही थी, तो उसके बाद जब सदन चला तो सदन में राहुल गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, वो पेगासस में उलझे थे। जबकि सरकार कह रही थी, खुद नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था कि आप सरकार से टिके प्रश्न पूछिए कि जो त्रुटि हुई है उसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो ये पेगासस में उलझे थे। देखिए चीजें जब तैयार होती है सर्वदलीय बैठक में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की जो बातें होती है उसको तय किया जाता है कि कब कहां किस इम्प्लीमेंटेशन को करना है। मैंने आपको कहा कि समय अब सही है और समय अब ही सही है पीओको को भी हाथ में ले लेने का। अभी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक बयान आ रहा था कि कहीं ये हेडलाइन मैनेजमेंट की तो बातें आप नहीं कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें वो कर रहे थे। तो ये कांग्रेस का चाल और चित्र रहा है। अभी वो बातें कर रहे थे जिसमें वो बता पाएंगे क्या कि मणिशंकर अय्यर जी का बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यही नहीं, जब आप कह रहे हैं कि पुलवामा का बदला लेना चाहिए तो कांग्रेस के कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस बात को क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु है, यानी वो डर का एक माहौल पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर। तो इस तरह की बातें करने की इनकी आदत है, लेकिन नीति और नियत और विजन कैसे इंप्लीमेंटेड होगा। शिवानंद जी आ रहा हूं आपके पास, शिवानंद जी बहुत सारे सवाल पूछ ले राहुल आनंद जी ने। जानना मैं आपसे अब ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से अमित शाह का जो आरोप है कि आप सियासत कर रहे थे अब तक पॉलिटिक्स को लेकर, यही बात राहुल आनंद भी कर रहे हैं कि सही समय अब आया इसीलिए ये फैसला लिया गया, ये दबाव में नहीं, ये सरकार का स्वतंत्र फैसला है। नहीं, दबाव में लिया है। और जम्मू कश्मीर का जो अभी अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं, अभी भी नरेंद्र मोदी एक्शन नहीं ले रहे, हम एक्शन की इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार डरे हुए है। और मैं चैनल के माध्यम से मैं थैंक यू बोलता हूं एंकर सर को, क्योंकि आपके वजह से SC ST OBC आदिवासी सबको आरक्षण का जनजाति जनगणना होने बाद युवा युवती को एक अच्छा मैसेज जाएगा। हमारा नेता राहुल गांधी जी को एक अच्छा सुकून से आज सुकून मिलेगा। लेकिन एक दुख की बात यह है जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है, हमको जो 27 लोगों को मारे गए उसको हम जस्टिस के लिए इंतजार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सपोर्ट किया, प्लीज एक्शन लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमको जस्टिस चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लीजिए, उसके घर पे घुस के मारिए, 56 इंच छाती दिखाइए। नरेंद्र मोदी सर, इतना बड़ा आपने अब्रोड गए थे, आजाद छोड़ के आया, इंडिया गठबंधन बैठक को नहीं बैठा और उधर जाके जम्मू कश्मीर में भी नहीं गए, जाके उधर लोगों को मिला भी नहीं, और जाके बिहार में इलेक्शन प्रचार कर रहे थे नरेंद्र मोदी। कौन सा मैसेज इस युवा युवती को दे रहे हैं? शिवानंद जी आपकी मांग करना बहुत जायज है। 140 करोड़ जनता सिर्फ आप ही नहीं, 140 करोड़ देशवासी भी इंतजार कर रहे हैं, यकीन और उम्मीद के साथ बैठे हुए कि पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाएगा, उसमें कोई संदेह भी नहीं है। मज़ाहिरुद्दीन साहब भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है, फोन कॉल पर मौजूद है। मज़ाहिरुद्दीन साहब, आपसे जातिगत जनगणना वाला मास्टर स्ट्रोक समझना चाहूंगा।
राहुल गांधी का दबाव था या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नहीं यही सही समय है और यह फैसला स्वतंत्रता के साथ बीजेपी ने अपनी कैबिनेट बैठक में लिया है, या विपक्ष का दबाव इसमें था? ये जो अभी हम थोड़ी सी डिबेट की बातें सुनी हमने, उसमें जो हमको ये लग रहा है कि जाति गणना पर डिबेट कम है और टेररिज्म पर डिबेट ज्यादा हो गया। असल तो होना चाहिए कि कास्ट सेंसस का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी बिहार में चुनाव है और कास्ट सेंसस का डिबेट आपने जो किया है वो बहुत ही मुनासिब वक्त पर किया है। कास्ट सेंसस एक जरूरी प्रोसेस और इक़दाम है। ये अंग्रेजों ने भी किया था 1931 में और उसके बाद फिर छूटा, तो अभी तक छूटा हुआ है, कास्ट सेंसस नहीं हुआ। और कास्ट सेंसस को छोड़िए, अभी जनरल सेंसस जो 1921 में शुरू होना चाहिए था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो कास्ट सेंसस जो करवाने का ये दावा कर रहे हैं कि हम दबाव में नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। आप खुद कर रहे हैं तो आप जनरल सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जी जनरल सेंसस आप 29 में करवाइएगा। और जनरल सेंसस, कास्ट सेंसस की जहां तक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि कास्ट सेंसस से डेटा फिगर बहुत साफ साफ निखर के सामने आ जाएगा और उसमें सबकी बात सामने आ जाएगी कि कौन कितना है, किसको क्या हक मिलना चाहिए, अगर आबादी ही के हिसाब से इसका तय होना है तो। और अगर आबादी के हिसाब से नहीं तय होना है और इसमें फिर भी मेरिट और क्वालिफिकेशन और इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो उसके लिए तो सिर्फ कास्ट सेंसस बहुत काफी नहीं होगा। उसके लिए कास्ट सेंसस के साथ साथ एक नियति, इंसाफ, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये सब होना चाहिए। एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, बिहार चुनाव से इसका लिंक क्या है? वहां पे जातिगत जनगणना जो पहले हुए थे, पहले उसकी तारीफें की जा रही थी, कसीदे पढ़े जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, बाद में कांग्रेस ने भी उसमें खामियां निकालनी शुरू कर दी। क्या बिहार में भी दोबारा होगी? नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो अब कहां पर, उनका वो पहले के बयान अब के बयान कहां स्टैंड करेंगे? नहीं, खामियां का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस ने जो खामियां निकालना शुरू किया है वो सही नहीं है। कास्ट सेंसस तो होना था, हो गया और नक्शा बिहार का सामने आ गया और ये एक प्रोसेस था, हो गया। वरना आप गौर कीजिए जरा सा कि पूरे हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस के बगैर कौन कास्ट कितना है और क्या है ये तमाम अपैरेंट है। तमिलनाडु चले जाइए तो उसमें डीएमके, अन्ना डीएमके की तस्वीर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितना क्या है। केरला में चले जाइए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सीपीएम और ये कांग्रेस वगैरह को लेकर समझिए कि किसको कौन कास्ट कितना फेवर कर रहा है, ये सब सामने आ जाएगा। बंगाल में भी वैसे ही है, घोष है, चटर्जी है, बनर्जी है वगैरह वगैरह कास्ट से हैं। लेकिन वहां उतना इतने दिनों तक क्लास स्ट्रगल चला कि वो कास्ट सिस्टम वहां पर नहीं अपना है। एक आपका एक और नजरिया मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा। ये जाति जनगणना जब हो जाएगी, कास्ट सेंसस जब हो जाएगा, तो उसका ज्यादा बेनिफिट इसको किसको मिलेगा? राहुल गांधी की जो बातचीत थी, जो उनकी गाइडलाइन जिसको वो फॉलो कर रहे थे कि हम दबे कुचलों को ऊपर लाएंगे, या बीजेपी इसका पूरा माइलेज, पूरा बेनिफिट ले जाएगी? देखिए, फिर आप सियासी बात पर आ गए कि फायदा सियासी पार्टियों में से किसको होगा। कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा हम नहीं समझते हैं कि बहुत फर्क है। अभी राहुल गांधी को लेकर के जो बयान उनका आया है प्रतापगढ़ जी का, कि वो बहुत बदले हुए हैं और पिछले कांग्रेस से वो बहुत बदल के रहेंगे और अच्छा नए अंदाज में कांग्रेस चले जाएंगे। खुदा करे सही हो, वरना कांग्रेस का माजी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम उससे बहुत मुतमईन भी नहीं रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी खपाई है इस मामले में, इस दुनिया में। तो अभी जो बदल के आ रहे हैं और बदल के आ जाए तो अच्छी बात है। और सियासी फायदे नुकसान की बात आप क्या करते हैं कि किस पार्टी को होगा, किस पार्टी को नहीं होगा। फायदे और नुकसान की बात ये कि किस कास्ट को कितना फायदा होगा, किस कास्ट को फायदा नहीं होगा, और कौन महरूम है जो उसका हक उसको मिल जाएगा, और कौन
ज्यादा हक ले रहा है, जिसका हक उससे कम हो जाएगा या उनसे जस्ट मुसावी हकूक का बंटवारा हो जाएगा। इंसाफ तो यहाँ पर है, फायदा यहाँ पर देखना है, इस लेवल पर देखना है, पीपल के लेवल पर देखना है। फायदा सियासी देखना नहीं है कि सियासी कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी या एसपी जीतेगी या डीएमके जीतेगी। ये सब हमको कुछ ऐसा नहीं लगता है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जीतेगी कि भाजपा जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी, ये तो फायदे की बात नहीं हुई। फायदे की बिल्कुल, आप जिस चश्मे से देख रहे हैं इस पूरे फैसले को, बहुत ही तारीफाना ये आपका स्टाइल है जिस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो इसमें अपना माइलेज जरूर कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेती है। राहुल आनंद, वापस आऊंगा आपके पास। राहुल गांधी ने अब 4 और इसमें चीजें जोड़ने की मांग की है, बातचीत की है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी टाइमलाइन घोषित करेंगे, कब की जाएगी, कैसे होगी, वो उसका पूरा मॉडल सामने रखा जाए। फिर वो कह रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल को अपनाओ इसके अंदर, उससे ज्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। आरक्षण सीमा हटाने की वो बात कर रहे हैं, फिर से वकालत कर रहे हैं 50%, और निजी शिक्षण संस्थानों में भी इसी तरह का एक आरक्षण लागू हो जाए। वो 4 बड़ी मांगे इसमें शामिल कर रहे हैं। राहुल, अभी मानेंगे या बाद में मानेंगे? राहुल गांधी जी की जो मांगे हैं, उसकी जो कमेटी बनी है, जो जातीय जनगणना को लेकर जो कमेटी बनी है, उनका ये केंद्र बिंदु है कि वो किस तरह अपने कार्य को करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कार्य करने की जो शैली है मोदी सरकार की, वो बिल्कुल डिफरेंट है कांग्रेस के पूर्व की सरकारों से। तो इस बात का तो आश्वासन मैं बिल्कुल आपको दिला सकता हूं कि जो टाइमलाइन जो तय की गई है, जो तय की जाएगी, जिसका भी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, जो आज रेल मंत्री जी ने जो चीजों को बताया कि क्या क्या कैसे कैसे है, और जो जितने लोग कैबिनेट के जो गवाह बने थे आज उस डिसीजन के, ये सारे लोगों के बीच में इस चीजों की चर्चा हो गई होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीजों को जनता के बीच में जानकारी के प्रस्तुत भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहना यह है कि एक राज्य की जनगणना और एक स्टेट की जनगणना, दोनों में फर्क है। लेकिन आपके शासनकाल में जो जनगणना हुई थी, यानी जातियों का जो सर्वे नहीं कराया गया था, जो एक आर्थिक रूप से जो कराया गया था, उसमें आपने त्रुटि बताकर फाइलों को दबा दिया, जो आपने नहीं दिया। 2014 के पहले की मैं बात कर रहा हूं। वो स्थिति ना हो, क्रमबद्ध तरीके से कि क्या तैयारी करनी है, कैसे सैंपल्स लेने हैं और कैसे चीजों को एक जगह लेके, ताकि जो राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनका भी साथ कैसा रहेगा इसके ऊपर की जब रिपोर्ट सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत हो, तो उस समय सबकी सहमति हो। तो इन सब चीजों को देखकर जो रूपरेखा तैयार की जाएगी, उस पे उसकी चर्चा निश्चित रूप से होगी। और मैं आपको इस बात को भली भांति आज आश्वासन दिला देता हूं कि जो लोग इस बात को कह रहे थे कि SC ST को सम्मान नहीं मिला या बहुत सारी चीजें कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उनको मैं बता दूं, इस देश का जो कानून मंत्री था आपके शासन में, इसलिए उसको हटा दिया गया क्योंकि वो उस वर्ग से आते थे और उनको हराने के लिए आपने किसको दिया था। और देश के संसद में जब उसकी तस्वीर टंगी, तो वो तब ही टंगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आई, तब जाकर टंगी। एक और चीज, गोपीनाथ मुंडे बड़े सम्मानित नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2010 में उन्होंने कहा था कि ओबीसी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, 11 साल अन्याय कर दिया। राहुल गांधी भी अब टाइमलाइन मांग रहे हैं, ये कब तक हो पाएगा क्लियर? ये लोग हमको सिखाते हैं। SC ST का सम्मान कभी किया बीजेपी RSS? क्या बात कर रहे हैं? शिवानंद जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। राहुल जी से एक और सवाल है मेरा। राम तो सबक सिखा दे आपको। रामनाथ कोविंद को, एक्स प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट मुर्मू जी को नहीं बुलाया। ये तुम्हारा नीति, आपका नीति है राहुल जी, ये ध्यान में रखिए। हमेशा कूट राजनीति खेलना लोगों के साथ। अब एक भी IAS ऑफिसर SC ST OBC नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा 11 साल हम जिक्र कर रहे थे बार बार। ये लोगों का नीति है बीजेपी RSS का। आज देखिए CWG ये जो कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ, उसमें मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह पंतप्रधान जी का, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मेरी माँ शीला दीक्षित जी का और सुरेश कलमाड़ी जी का बार बार ये लोगों ने घोटाला किया, ये किया। कल ही रिपोर्ट आया, क्लीन चिट, CBI ED सब क्लीन चिट। इनका हमेशा बीजेपी का कूटनीति है। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बीजेपी RSS मिलके कांग्रेस को, हमारा नेता स्वर्गीय मनमोहन सिंह भगवान था, भगवान। उनका मेरी माँ स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री दिल्ली, और हमारे पुणे का नेता, देश का नेता CWG का, कॉमनवेल्थ गेम का प्रेसिडेंट सुरेश कलमाड़ी जी का,
उनका तीनों का भी पूरा करियर उनका बर्बाद किया कलमाडी का। ये अच्छी बात नहीं है। ये बीजेपी, आरएसएस, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इनको है ना सबक सिखाना चाहिए। भगवान देगा, भगवान ऐसा देगा, इनको लाठी ऐसा गिरेगा। खाली पीली बदनाम किया हमारा नेता मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित जी, सुरेश कलमाडी जी। इन्होंने बार बार जिक्र करके उनके ऊपर केस डाला, बदनामी किया। ठीक है शिवानंद जी, आपने अपनी बात रखती है तो अब वापस आ जाते हैं सवालों पर। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए राहुल ने। शिवानंद जी, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए राहुल आनंद ने। वो जानना चाह रहे हैं कि वो 2011 में जो जनगणना हुई उसके बाद उसमें आपने कहा कि कास्ट सेंसस भी हुआ, 2012-13 में जारी करने की बात हुई लेकिन उसे जारी नहीं किया। उसके बाद कर्नाटक का उन्होंने जिक्र किया, कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस के बाद में कोई बड़ा फैसला आप ले नहीं पाए। देखिए, राहुल जी को कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे मित्र को, बीजेपी प्रवक्ता को। मैं मेरे भाई को बोलना चाहता हूं, जाति जनगणना का पूरा श्रेय हमारा नेता राहुल गांधी जी को जाता है। हमने तेलंगाना, बिहार, नीतीश कुमार जी खुद इंडिया गठबंधन के साथ था, खुद तेजस्वी डिप्टी सीएम था, वो लोग, राहुल गांधी जी पूरा दिल्ली में आके नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग लिया था। और हम ब्लू प्रिंट के माध्यम से तेलंगाना, बिहार राज्य, स्टेट और कर्नाटका, इन्होंने ये जिक्र करना चाहिए, इन्होंने गुमराह करने के लिए जाति जनगणना राहुल गांधी जी के प्रेशर में डर के नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया है। हम स्वागत करते हैं। हम केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ कांग्रेस पार्टी सब हम सपोर्ट और सहकार करने के लिए जाति जनगणना के लिए हम स्वागत करते हैं। उसको पूरा श्रेय हमारे नेता राहुल गांधी जी को जाता है। मैं डंके के साथ बोलता हूं, और इंडिया गठबंधन को जाता है। अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी को, और कर्नाटका सरकार, तेलंगाना सरकार, हिमाचल सरकार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, सोरेन जी को, सबको जाता है। SC, ST, OBC, आदिवासी सबका इसमें जाति गणना हुआ, युवा युवती को एक सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है शिवानंद जी, हो गई जो दरार है हमने तोड़ दिया। शिवानंद जी, इंडिया अलायंस की भी तारीफ हो गई, सारी सरकारों की तारीफ हो गई। मैं जानना चाह रहा हूं रिजल्ट तेलंगाना और कर्नाटक में क्या रिजल्ट आया जातिगत जनगणना के बाद? 100% रिजल्ट आया तेलंगाना में पूरी तरह से ब्लूप्रिंट रेडी है हमारे पास। हम जानबूझ के जब टाइम आएगा, ये जो अभी मुद्दा हमारे सामने जम्मू कश्मीर का जो 27 लोगों को मारे गए, वो बहुत डेंजर है। हम खाना भी नहीं खा रहे हैं। बहुत दुख की बात है सर। पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। आज 9 डे हुआ, क्या करे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 56 इंच छाती लेके? क्या कर रहे अमित शाह जी रिजाइन दीजिए। आप फिर से उस टॉपिक पे आ गए जहां मैं जाना नहीं चाहता। फिलहाल ज़ाहिरुद्दीन साहब, आपके पास आता हूं मैं फिर से एक मरतबा। 1931 में होती है जातिगत जनगणना, उसके बाद अब जाकर हुआ और जो बना, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेजोरिटी थी, माफ कीजिएगा बहुत टफ बात कह रहे हैं और कुछ नागवार भी लोगों को कुछ गुजरेगा, बात गुजरेगी कि उस मेजोरिटी में स्वर्ण लोगों की होने के बावजूद उन्होंने ये होने दिया कि एसटी को कौन सा कंस्टिट्यूएंसी कितना रिजर्व किस स्टेट में कितना कर दिया जाए, और वो हो गया। और उसको वो लोग आजादी के बाद 1949 के बाद 52 के बाद से एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बोला जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर बेशक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं होने की वजह से उनको कंपाइलिंग का काम उनके सपोर्ट कर दिया गया, और मेजोरिटी कश्मीर असेंबली में स्वर्ण लोगों की थी, और उन लोगों ने बहुत उस वक्त के तो तकाजे थे, उस हिसाब से जो रिजर्वेशन देना चाहिए था सब लोगों को दिया। कांग्रेस ने फिर कागा कालेकर कमीशन बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया, उसके बाद मंडल कमीशन बनाया। आप कहिएगा कि इसको बंदरआम पर आने नहीं दिया गया। बंदरआम पर आने देने के लिए अभी तो आप ही लोग कह रहे हैं कि इस काम को कब किया जाएगा, इसका लाए अमल क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड फिक्स क्या होगा। तो फिर उस वक्त तो कम से कम इतना हुआ कि कागा कालेकर कमीशन बन गया, वो बन गया, क्या नाम है,
मंडल कमीशन बन गया, बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन बन गया। अब मुंगेरी लाल कमीशन ने ही ये बिल्कुल वाजे कर दिया बिहार में, कास्ट सेंसस से ज्यादा वाजे कर दिया किसको कितना। कर्पूरी ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने शेयर बांट दिया ओबीसी में, दलित में, अनेक्चर 1 में, अनेक्चर 2 में, शेयर सबका बढ़ गया। आपको शायद बहुत तल्ख बात अभी आपको इंतजाम करने जा रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। मुंगेरी लाल कमीशन का ये रिपोर्ट स्टेट सर्विसेज में लागू हुआ और मुंगेरी लाल कमीशन कुर्री अस्पताल में बेसरो सामानी के आलम में मरे। इत्तेफाक से एक पत्रकार घूमते हुए चला गया और जाके बेड घूम रहे थे, वो पत्रकार थे, उनका तो काम ही ये मालूम हुआ कि इस बेड पर मुंगेरी लाल लेटे हुए हैं। तब उन्होंने एक खबर छापी कि बेसरो सामानी के आलम में उनका इलाज हो रहा है, यह वो है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब उस वक्त लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर थे, तो हाँ देखो रे पकड़ो रे, या देखो सब जो तो फिर उनका कुछ लेखा जोखा लिया गया। तो मुंगेरी लाल कमीशन तो खुद ही बहुत बता चुका है कि बिहार में क्या सिचुएशन है, और स्टेट सर्विसेज में तो कब का सर्विस लागू हो गया आपको शायद नहीं मालूम है। अगर तवील गुफ्तगू सुनने के लिए आप तैयार हैं और तर्क गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप तो सुन लीजिए हमसे कि जब मुंगेरी लाल कमीशन बिहार में लागू हुआ तो बहुत सख्त एहतजाज आला कास्ट के हिंदुओं के जरिए हुआ। इतना सख्त एहतजाज हुआ, हम उस वक्त फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे गांधी मैदान पटना में, और एक आला कास्ट लीडर को या प्रोटेस्टर को ये कहते सुना कि बाप रे बाप, ये तो मिस्टर जिन्हों से खतरनाक हो गई कर्पूरी ठाकुर को। तो ये इम्प्लीकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस और है इसमें इनहेरिट। असल में सही नीयत, ईमानदारी, मुंसिफाना एटीट्यूड, प्राख दिली, ये अगर आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए अभी तो डिलिमिटेशन का भी बात चल रहा है इंतखाबी हल्कों के, तो वो देखिए क्या होता है। कहाँ चीन में जाके देखिए तो कांग्रेस में 2-2 हजार सीट है, आबादी उसकी 1 अरब 50 करोड़ है या 40 करोड़ है। इंडिया में आबादी 1 अरब 30-35-40 करोड़ भी दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पार्लियामेंट में सिर्फ 542 सीट है या जो भी है। तो ये डिलिमिटेशन ये लोग करते हैं, तो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, ये बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। एक बात और तल्ख आपसे हम कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में 90 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहां से मुसलमान जीत के आ सकता है, सिर्फ मुसलमान, और 100 से तजावुज करके कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहां मुसलमान के सपोर्ट से ही कुछ लोग जीत के आ सकते हैं या हार सकते हैं। लेकिन इनके कंस्टिट्यूंसी को आप देख लीजिए, डिलिमिटेशन में यहाँ से काट के ये कोना काट के उस कोना में मिला दिया गया, इस कोना काट के उस कंस्टिट्यूंसी में मिला दिया गया, इस कंस्टिट्यूंसी को काट के उस कंस्टिट्यूंसी में मिला दिया गया। और जो अभी हाल में अररिया का मिसाल देते हैं आपको, अररिया रिजर्व था एससी के लिए, तो वो अब जाकर के जनरल हुआ है। वो वहाँ 40% मुसलमानों की आबादी है, 50% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वो कंस्टिट्यूंसी मुसलमानों की थी और वो एससी को दे दिया गया। मुसलमानों ने भी फराक दिली से कबूल किया, देते रहे हमेशा वोट एससी एसटी को उम्मीदवारों को। तो जो इस तरह की शरारतें की गई थी उन पर अब किसी तरीके से अंकुश लग पाएगा, ये बात भी और आपकी उम्मीद भी बहुत ज्यादा मतलब सही है। राहुल आनंद, वापस आऊंगा आपके पास। डिलिमिटेशन का जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे मज़ाहिरुद्दीन साहब, डिलिमिटेशन को लेकर जातिगत जनगणना के मंजूरी के बाद बहुत सारी बातें उठी है। खुद तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन अगर किया जाए तो वो जातीय जनगणना सामने आने के बाद किया जाए। साथ ही एक और चीज राहुल वो कह रहे हैं कि चुनाव की लिस्टों में धांधली कर देते हो ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना में धांधली मत करना वरना पिछड़ी जातियां कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, ये राजनीतिक समझ के ऊपर निर्भर करता है। ये अगर इस तरह का कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की बचकानी बयान देता है तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हाथ कंगन को वार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए, जहां इनकी बहुमत की सरकार बनती है वहां चीजें ठीक हो जाती है, और जहां इनके अगेंस्ट की सरकारें बनती है वहां चीजें गलत हो जाती है।
देखिए, इस तरह की अगर ये सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की जो बातें हैं ना, वो सिर्फ भारत में ही चल सकता है। भारत के बाहर लोकतंत्र नहीं चलता है, और लोकतंत्र के आड़ में लोग कुछ भी कह देते हैं। ये समझते हैं कि ये इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए, जहां तक लिस्ट का सवाल उठता है तो इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपको बता दूं कि मंडल कमीशन की ही बात कर लीजिए तो मंडल कमीशन कब आया था? जब बीजेपी की सरकार आई थी तब आया था, और उनका समर्थन से बना था। इन लोगों ने तो उसको रोक रखा था। और गरीब और का नेता कहते हैं खुद लालू यादव जी। आप मुझे बताइए, एक ऐसा उदाहरण मुझे पेश कर दें कि जहां सबसे ज्यादा दलितों का शोषण इनके द्वारा, इनके समाज के लोगों के द्वारा ना किया गया हो। क्योंकि आज भी बिहार की अगर परिस्थिति की अगर आप बात कर लीजिए, मैं खुद बिहार से आता हूं, इस परिस्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस यादव के अगेंस्ट SC ST को ही लेकर हैं, क्योंकि वो समझते नहीं, वो मार देते हैं। तो चीजें जो है, जो दिखाने की कोशिश करती है, वो एक्चुअली होता नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं कि जो गलतियां कांग्रेस ने की थी कि पराया सर्वे त्रुटि बताकर उसको सार्वजनिक नहीं किया, वो चीजें नहीं होंगी। क्योंकि कांग्रेस को भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही थी कि यही एक कर सकता है सही से, क्योंकि यही एक महामानव आया है जो कर सकता है, हमसे नहीं हो पाएगा। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था बड़ा फेमस, तुमसे ना हो पाएगा। वही हाल है कि कांग्रेस से नहीं हो पाता है। अगर इनसे हुआ होता तो 70 साल पहले भी हो सकता था, जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों की जाति जनगणना को छोड़ दी जाए तो। और जहां तक प्रश्न उठता है, अभी मेरे भाई कांग्रेस के एक बातें कह रहे थे कि आपने SC ST को क्या दिया नहीं दिया, ये सब मुझे बताइए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक जो भागीदारी हमारी सरकार के अंदर रही है, SC ST का प्रतिनिधित्व की बात अगर कर ले तो 15% SC, 7.5% ST निर्धारित आरक्षण मानों के अनुसार है, और OBC की 27% से अधिक की भागीदारी है। ये नौकरी की बातें कर रहे थे। 1 जनवरी 2024 का डाटा दे रहा हूं, 10 वर्ष में SC कर्मचारी 5.47 लाख, ST 2.82 लाख, OBC कर्मचारी 8.55 लाख। यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके एक नेता ने लोकसभा के सदन में एक प्रश्न किया था कि कितने मुसलमानों को नौकरी दी गई। याद होगा, माननीय गृह मंत्री जी ने इसके ऊपर डाटा निकालकर बताया था कि कितने को दी गई। इनके समय में 2% लोगों की नियुक्तियां हुआ करती थी। मुसलमान समाज की मैं बात करता हूं, आज लगभग 10% के आसपास है। ये डाटा उपलब्ध है, गूगल पे भी देखा जा सकता है। तो चीजों में बदलाव कैसे आया है, ये देखने की जरूरत है। शिवानंद जी का इस पर ले लेंगे जवाब। उससे पहले एक और बड़ा बयान अखिलेश यादव का, अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रहे हैं कि संघियों को हमारे एजेंडे पर कैसे नचाते हैं, ये अब इंडिया अलायंस दिखाएगा देश को। राहुल, आप ही से सवाल। जी जी जी, एक बार और रिपीट कीजिएगा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाल ही में, और उनका ये बड़ा स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि संघियों को हमारे एजेंडे पर कैसे नचाया जाएगा, वो अब सीखिए आप इंडिया अलायंस से। देखिए, ये जो बयान अखिलेश यादव जी का है, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने बयान देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चीजों को अगर देखा जाए, नचाने की जो बातें ये कर रहे हैं, तो ये जरा मुझे बताएंगे कि अभी जो घटना घटी और जो इंडिया अलायंस के जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे, मैंने मणिशंकर अय्यर जी का नाम लिया, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटका का नाम लिया मैंने, और मैंने नाम लिया रॉबर्ट वाड्रा जी का। इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया वो दे पाएंगे क्या? देश हित की जो चीजें होती हैं वो करना है, वो सबके लिए जरूरी है, वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन चीजें कैसे करना है, ये समय कब आएगा, ये देखना ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है। कल का ही एक बयान आया था माननीय मोदी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि समय आप तय कीजिए, चीजें कैसे बदलनी है वो मैं समझूंगा। देता है सुप्रीम कोर्ट को, वाइस प्रेसिडेंट जाकर साहब आप जो आर्टिकल की बातें कर रहे हैं ना, वो 142 आर्टिकल है, 142 आर्टिकल है। सुनिए, 142 आर्टिकल है। वही सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला था राम मंदिर के बारे में? वही सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला था कि 500 वर्ष पुराना कागज ला रहे हैं और 200 वर्ष और 20 साल पुराना कागज नहीं आ सकता है? कैसे बातें करते हैं? देखिए, आप लोग जो है ना, जिस तरह की चीजों को खड़ा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ है? क्यों नहीं पाकिस्तान के आगे? जरा मैं अब निकलूंगा, मुझे जरा एक जगह जाना है। मैं पूछा जाता हूँ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मैं जरा निकलूंगा, मुझे एक जगह जाना है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सपोर्ट किया, आज तक नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया। कौन से, किस तरह से नहीं ले रहे? तुरंत एक्शन लीजिए। 27 लोग मरे हुए, निष्पाप लोग मरे हुए हैं, 140 करोड़ जनता पूछ रहे, रो रहे हैं। आज कोई भी लोग पूरा अशांत हुआ है।
शिवानंद जी, सिर्फ आपका गुस्सा नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों का इस पर गुस्सा है। लेकिन एक और सवाल है, मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ इस मौके पे। शिवानंद जी, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूक्रेन की युद्ध फोन पे बचा दिया, कौन सा नीति है शिवानंद जी? 100 दिशाहीन करने का। अभी जातीय जनगणना हमारा जीत हुआ है और तेलंगाना, वही मैं जानना चाह रहा हूं कि जीत हो गई, मान ली मैंने आपकी बात, कांग्रेस पार्टी की, आपके सारे विपक्षी दलों की जीत हो गई है, लेकिन अब तक जो पिछले 2-3 साल से इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर आप लेकर साथ चल रहे थे। शिवानंद जी प्लीज सुनिएगा पहले। शिवलिंग ढूंढते हो, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, किसान बिल की बात देखिए, 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किया नरेंद्र मोदी। मैं पूछा जाता 10 साल में, मैं भी एक हिंदू, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया बताइए। मैं राहुल आनंद जी को पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र को, ये आप बताइए, लोगों को डराना धमकाना, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, इलेक्शन में घपला करना, ब्लैक एंड व्हाइट घपला करना, आज भी हमको तो ब्लैक एंड व्हाइट का लिस्ट नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये दिशाहीन करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो रिजाइन दीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है शिवानंद जी, आपने बहुत अच्छी मांग की है, मैंने बहुत रोका आपको, लेकिन आप अपनी मांग करने के बाद ही रुके, और आपका गुस्सा भी जायज है, बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि अरे सर कितना, अभी देखिए मुकेश अंबानी का बॉम्बे में वक्फ बोर्ड के जमीन पे एंटीलिना पैलेस है। अगर नरेंद्र मोदी में जी आप सारे मुद्दों को एक ही शो में डाल देंगे तो फिर मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। मैं एक्चुअल में ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि 2-3 साल से बड़ा मुद्दा था आपके पास जातीय जनगणना का, इसको लेकर पूरी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मांगे हुई, सारे चुनावों में मैनिफेस्टो में से शामिल किया गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने खेमे में कर दिया है, तो ऐसे में फिर अब कौन सा वो बड़ा कोई बीजेपी खेमे में कुछ नहीं है। हाँ। बीजेपी आरएसएस हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया है, नरेंद्र मोदी विरोध किया है। मेरे पास सबसे प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलता हूं, मोहन भागवत जी जातीय जनगणना का विरोध किया है, स्टेटमेंट है उनका, और उल्टा हमारा राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व में जातीय जनगणना हुआ है, और वक्फ बिल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया है, और सुप्रीम कोर्ट को धमकी देता है निशिकांत दुबे, क्या औकात है उनका? पूछना एक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? उसको जेल में डालना चाहिए, और उपराष्ट्रपति रिजाइन देना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से संविधान का अपमान किया है, और मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो लोग 27 लोग मारे गए, निष्पाप लोग, किसी की माँ बहन भाई सब विधवा हो गए, उनको पर अत्याचार हो रहे हैं, तो तुरंत ठीक है। एक आखिरी कमेंट लेके मज़ाहिरुद्दीन साहब से। मज़ाहिरुद्दीन साहब, अगर मुंसिफाना तरीके से ये जातीय जनगणना कास्ट सेंसस होती है तो किस तरह की बेहतरी की उम्मीद आपको और हमें भी होनी चाहिए? मुंसिफाना तरीके से हो, ईमानदाराना तरीके से हो, जनदाराना तरीके से हो, तो जाहिर है कि रिजल्ट इसका अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मंडल कमीशन के बारे में अभी एक साहब बोल रहे थे, भाजपा के सपोर्ट से ही वो मंडल कमीशन लागू हुआ, ऐसी बात नहीं है। मंडल कमीशन एक्सीडेंटली लागू हो गया नहीं, 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू किया था। एक्सीडेंटली लागू हो गया। अच्छा, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर होना चाहते थे, देवीलाल ने दावा कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, वीपी सिंह के लिए प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने धड़ाम से मंडल कमीशन लागू कर दिया। अब मंडल कमीशन जब लागू कर दिया तो देखिए फिर उधर से कमंडल का शुरू हो गया। बगैर मुसलमान के यहाँ के सियासी खिचड़ी में मजा ही नहीं आता है ना। ये भी तो दिक्कत है बहुत बड़ी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ सुन रहे ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो एक्सीडेंटली हो गया। हाँ। और उसमें देखिए फिर आडवाणी का रथ निकल गया, लालू ने उनको गिरफ्तार कर दिया, और उस गिरफ्तारी का भुगतान उनको अभी तक भुगतना पड़ रहा है बेचारे को। तो ये सब हो गया। उसमें भाजपा का कोई खास खारत नहीं है। भाजपा अपॉर्चुनिस्ट पार्टी तो है ही है, और अपॉर्चुनिस्ट पार्टी होने की वजह से वो अभी समझ गई है कि हम बहुत नेशनल लेवल की पार्टी हो गए हैं। हालांकि हर जगह वो किसी न किसी पार्टी के कंधे पर बैठ करके हुकूमत कर रही है और हुकूमत करना चाह रही है, और वो पार्टी कंधा पर बैठ जाती है और उसी जिससे कंधे पर बैठती है उसी की टांग खींच देती है। ये तो आप लोग सब देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, सिंधे को देख रहे हैं, उड़ीसा में देख रहे हैं। आपकी बातें बड़ी मजेदार है मज़ाहिरुद्दीन साहब, बहुत ही दिलचस्प और तल्ख लहजे में आप बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। शिवानंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।
और राहुल जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों को बताते चलें, ये देश के उस तबके की जीत है जो वाकई में अब तक दबाया जा रहा था और कुचला हुआ था अपने आप में। अगर जातिगत जनगणना होती है तो समाज के हर तबके तक सही तरीके से विकास का वो मॉडल लागू हो पाएगा, लेकिन जातिगत जनगणना मुंसिफाना होनी भी चाहिए। विभाग मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।